हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस टॉपिक। आज हम इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर लेकर के आए हैं आपको इन्फ्लेशन टॉपिक को ध्यान में रख करके। देखिए एग्जाम सामने है और इन्फ्लेशन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का जिसमें आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हमेशा सवाल बनता है और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख करके भी कि महंगाई क्या है, इससे तो हर कोई प्रभावित होता है। फिर चाहे आप एग्जाम की तैयारी करो या नहीं करो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हम इसको इन डिटेल जानेंगे। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा पूरी तरीके से, काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा इन्फ्लेशन टॉपिक। और अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं तो आपको इतना वादा देते हैं कि इकोनॉमी जो बहुत शायद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आपको लगता होगा स्कूल्स में अगर आपने पढ़ा होगा, आज हम उसको एकदम सरल भाषा में लेकर के चलेंगे। तो प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा और जैसा भी रहेगा तो प्लीज आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि हमें इकोनॉमी के ऐसे लेक्चर्स और लाने चाहिए या आपके हिसाब से क्या सुझाव है वो भी बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रजत दुबे है। तो चलिए इन्फ्लेशन टॉपिक आपके सामने है, यानी कि हमेशा हमारे दिमाग में देखिए महंगाई से हर कोई प्रभावित है, ये हमने शुरुआत में ही कहा और इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात तो ये है कि महंगाई क्या है, ये हम सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम मार्केट में कोई भी सामान या सेवा, गुड्स और सर्विसेज अगर हम अवेल कर रहे हैं और उसके दाम अगर बढ़ जाएं, अब मान लीजिए मार्केट में हम ये पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पेन का जो इस्तेमाल करने का है इसका लागत या इसका जो सेलिंग प्राइस है, हम जब खरीदने गए दुकान में उसने बोला कि भाई 50 रुपए दे दो। अब इस महीने फरवरी में हम खरीदने गए तो 50 रुपए देकर के पेन खरीदे, लेकिन मान लीजिए कि मार्च में हम जाते हैं फिर से और इस बार वो बोले कि 60 रुपए दे दो और यहां पर जो 10 रुपए का इजाफा हुआ, क्योंकि पिछले महीने हम 50 रुपए में खरीदे, अगले महीने हम 60 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए का सेम पेन के लिए जब बढ़ोतरी हुआ, इसी को हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा जेब से भरना पड़ा। और जब एक्स्ट्रा आपको जेब से भरना पड़ेगा, देखिए ये एक प्रेशर पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। हमारे देश में मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा हैं तो ये सबके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सेविंग्स हमारा कम होने लग जाता है। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास में 100 रुपए हुआ करते थे तो 100 में जब हम 50 का पेन लेते थे तो 50 रुपए मेरे पास बचता था, लेकिन अब वही पेन लेने के बाद में मेरे पास 40 रुपए ही बचेंगे, यानी कि हमारी सेविंग्स कम हो रही है। और जब सेविंग्स कम होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हम 50 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर पाते, अब हम 40 में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि देखिए इकोनॉमी कैसे साइकिल बन रहा है कि भाई महंगाई ज्यादा हुआ तो महंगाई ज्यादा होने की वजह से सेविंग्स जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कम होने लगा और सेविंग्स के साथ साथ में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम होने लगा। और जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो जाहिर सी बात है कंपनीज धीरे धीरे स्लो डाउन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास में डिमांड जो है वो कम होगा और सप्लाई जो है वो मेंटेन रहेगा, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक साइकिल है और शायद शुरुआत में आपको ना समझ आए, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्फ्लेशन हमने देखा कि भाई जब चीजों का दाम जो है वो बढ़ जाता है तो यहाँ हमारा परचेजिंग पावर जो है वो घट जाता है, खरीदने की जो क्षमता है, क्योंकि पेन 50 रुपए के खरीदने के बाद में 50 रुपए बच रहा था, लेकिन अब क्योंकि 40 रुपए ही बच रहा है तो पहले हम जो सामान खरीद सकते थे उस सामान का लिस्ट कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 10 रुपए मेरे पास कम बचा है महंगाई की वजह से, और इसीलिए वैल्यू ऑफ द कैश जो है वो इरोड होने लग जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज बास्केट ऑफ कमोडिटीज का और सर्विसेज का, और बेसिकली आप देखेंगे तो ये बास्केट ऑफ आइटम्स को कहा जाता है डिफ्लेशन। अगर इसका ठीक उल्टा हो, मतलब अगर बेसिकली दाम कम होने लग जाए, दाम बढ़ा तो उस केस में तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन है, लेकिन दाम अगर कम हो जाए, यही 50 का पेन अब 40 में आ जाए तो ये डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है। अब बहुत कम भी हो जाएगा तो भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा। तो ये भी एक समस्या है, इन्फ्लेशन एक हद तक होना हेल्दी है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम भारत में देखते हैं तो मिनिस्ट्री कौन सी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो मेजर करता है इन्फ्लेशन को। डायरेक्ट सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन को मेजर कौन सी मंत्रालय करती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉजेस। देखिए किसी भी चीज का हमेशा कारण जानना जरूरी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दो है प्राइमरीली, पहला है डिमांड पुल। देखिए नाम से ही समझते हैं डिमांड पुल, पीपीटी में क्या लिखा है ये बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस से सुनिए। डिमांड पुल, डिमांड पुल मतलब कि डिमांड जो है वो ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है। ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है कि जब डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो अपने आप उसका जो दाम है वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वही लिखा है कि जब डिमांड सरपास कर देता है सप्लाई को, इसके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और ये हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कोविड के समय किस तरीके से आप लोगों को पता है कि भाई सबने वो चीज फेस किया है। लॉकडाउन के समय हम लोगों ने जब मास्क और सैनिटाइजर्स हम खरीदने गए तो क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स लगभग
लगभग बंद थे, इसीलिए आप देखेंगे कि सप्लाई जो है मास्क सैनिटाइजर्स का वो कम हो रहा था, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मास्क और सैनिटाइजर्स के दाम काफी बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, आगे चल करके उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला गया, तो फिर उसके दाम को कंट्रोल किया गया। खैर, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी और इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, बेसिकली ये आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी भी इंपैक्ट होता है। इसको हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कैसे इंपैक्ट होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी का मतलब क्या है, मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर में है। ठीक है, ये हम एक सिनारियो पकड़ते हैं। अब ये तो नॉर्मल कंडीशंस में हमने माना। इन्फ्लेशन में क्या होगा कि क्योंकि हमने देखा कि परचेजिंग पावर कम हो रहा है, वैल्यू ऑफ रूपी जो है वो इरोड हो रहा है, तो अब $1 जो है वो 85 पे आ गया है। अब सेम डॉलर के लिए आप देखिए आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। सेम डॉलर के लिए आप 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, और ये पर डॉलर के हिसाब से अगर आप $100 की बात कर लोगे तो यानी कि आप 5 × 100 आप कर रहे हो, तो आपके पास में कितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 500, यानी कि आपने 500 रुपए ज्यादा दे दिए। ठीक है, सेम सामान के लिए आपने 500 रुपए ज्यादा दे दिए, तो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हमेशा हार्मफुल होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इसी को कहा जाता है, रूपी का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 80 से 85 हो गया तो बढ़ गया तो बहुत अच्छा है, इसको ये अच्छा नहीं है। हर चीज बढ़ना अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो भी अच्छा नहीं है, लालच बढ़ता है वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, वो भी कंट्रोल होना चाहिए। तो किसी भी चीज का ओवर हमेशा इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा है कि भाई किस तरीके से चीजें जो है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अगर अप्रिशिएट होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग जो है जितने भी व्यूअर्स हैं आप सब बिजनेसमैन हैं। ठीक है, आप सब मतलब कहीं ना कहीं अपना अपना बिजनेस है। कोई मान लीजिए गारमेंट का बिजनेस है, किसी का शूज का बिजनेस है, किसी का जैकेट का है, किसी का स्मार्टफोन का है, सब बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा बिजनेस देखिए सिर्फ इंडिया तक तो नहीं रखना है, आपको अब्रॉड में भी अपने मतलब यूनिट्स को सेल करना है। अब डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी से कैसे इंपैक्ट होता है इंपोर्टर्स को, इसको हम जानते हैं। मतलब इंपोर्टर्स मतलब हम सामान ला रहे हैं, एक्सपोर्टर्स मतलब हम सामान बेच रहे हैं, विदेशों में पहुंचा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि भाई आपको स्मार्टफोन बनाने की आपकी कंपनी है, आपको स्मार्टफोन बनाने के लिए जो भी उसमें मतलब कहीं ना कहीं चिप्स लगते हैं या जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपको कुछ ना कुछ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अमूमन 80% वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स में होता है, तो आप क्या करेंगे, डॉलर्स में ही व्यापार करेंगे। अब आपने डॉलर में जब खरीदना था 80 रुपए जब था तब तो ठीक था, लेकिन जब डेप्रिशिएट हो गया आप देखिए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। यही चीज समझना है कि किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इंपैक्ट कर रहा है। कि पहले आप 80 रुपए का हुआ करता था तो आप 80 में खरीद लेते थे, लेकिन अब आपको उसी सामान के लिए 85 देना पड़ रहा है। सामान ऐसा नहीं है, और अब क्योंकि आप महंगा खरीद रहे हैं, आप ऑब्वियस सा बात है कि जब स्मार्टफोन मार्केट में लाएंगे तो आप उस चीज को ध्यान में रख करके लाएंगे, यानी कि आपका फोन भी महंगा बिकेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपोर्टर्स के लिए है। इंपोर्टर्स के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हमेशा से नुकसानदायक है, एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा है। अब ये कैसे, अब मान लीजिए आपकी जैकेट बनाने की कंपनी थी, जैकेट आपकी बनके तैयार हो गई। अब जैकेट जो है वो अमेरिका से डिमांड आया आपके जैकेट का, आपने जैकेट का जो प्राइस रखा था वो $100 रखा था। जैसे अगर ये मान लीजिए कि 80 रुपीज के हिसाब से होता तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे 8,000 रुपए आपको आराम से मिल रहे थे, लेकिन अब सेम वैल्यू को आप 85 पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बगैर आपने कोई भी इनपुट ऐड नहीं किया है, वही सेम जैकेट का आपको प्राइस जो है वो 500 रुपए इस बार आपको ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे फायदा हो रहा है और इंपोर्टर्स को यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये बात आपको समझना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी से, और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स भी बेसिकली आप मतलब देखेंगे कि बढ़ता हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स भी आएगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स भी आएगा, तो एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा है। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम वापस से उस टॉपिक को समझा देंगे या फिर वीडियो कर देंगे। ठीक है, अगर ज्यादा लोगों का डाउट रहा तो। अच्छा, नेक्स्ट है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स कॉज अ राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड हायर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, बैंक से जब हम लोन लेने जाते हैं, बैंक अगर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा तो हम लोग ज्यादा उधारी लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट महंगा देगा, भाई पहले मेरे को 6% पे कार लोन मिल रहा था, अभी मेरे को 9% पे दे रहे हैं, तो हम दोनों सिनारियों में कौन सा पकड़ेंगे? ऑब्वियसली 6%, क्योंकि मेरा ईएमआई कम आएगा। 9% वाले में तो ईएमआई ज्यादा आएगा, तो मेरा गाड़ी हो सकता है कि हम 6% में थोड़ा महंगा ले पाएंगे, 9% में थोड़ा कम बजट करना होगा। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स इंपैक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होगा ना, आप अगर 50 लाख का घर देख रहे हैं सर, अगर इंटरेस्ट रेट आपका सस्ता है ना, आप अपने आप 70 लाख का घर देखेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आप 50 लाख के घर के जगह आप 40 लाख पे आ जाएंगे, क्योंकि ईएमआई इफेक्ट होने लग जाएगा। तो ये कारण है। ठीक है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ज्यादा आएगा और उस पैसे को वो खर्च
खर्च ज्यादा करेंगे। इसके बाद में ड्राइविंग फेस्टिवल्स और स्पेशल इवेंट्स, ये सारी बातें तो ठीक है कि चलो होली, दिवाली, तमाम प्रकार के जो हमारे देश में फेस्टिवल्स आते हैं, तो इस समय पे हम देखते हैं कि डिमांड एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी। अब ये तो हमने डिमांड पुल देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में 1991 में जब लाया गया, देखिए ग्लोबलाइजेशन का हमेशा हम पॉजिटिव बातें करते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है कि देखिए रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, 3 साल होने को आया, अभी तक वॉर चल ही रहा है। लेकिन आप लोग को पता है जो लोग राशन का सामान खरीदते हैं, आटा का दाम आपने नोटिस करा होगा बढ़ा है। क्यों सर, क्यों बढ़ा है? अब वॉर तो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, हम इंडियंस को क्यों बेसी पे करना पड़ रहा है? इंडिया तो बॉर्डर भी मतलब शेयर नहीं करता है रशिया और यूक्रेन के साथ में। तो इसका बहुत बड़ा रीजन यही है सर कि रशिया और यूक्रेन जो है वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स थे वीट के, लेकिन जिस देश में वॉर होगा वहां के किसान और वहां के लोग पहले अपने बारे में सोचेंगे, तब किसी और के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भारत में भी वीट के प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं। और वीट एक कहीं ना कहीं आप देखोगे रबी क्रॉप है, तो हमारे यहाँ विंटर्स का जो रेनफॉल है वो भी अनसीजनल होता जा रहा है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि क्रॉप्स भी इंपैक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। तो किस तरीके से कॉस्ट पुश जो है, कॉस्ट पुश ये नाम ही से समझ में आना चाहिए। देखिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, ये हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा से पढ़ते आए हैं। टेक्नोलॉजी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इकोनॉमी समझने के लिए एग्जांपल से ही चलेंगे। अब आप फिर से अपने आप को बिजनेसमैन मानिए आप सब, ठीक है। तो यहाँ आप सीखने भी आए हैं और बिजनेस भी सीख रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात यह है, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्लास से जुड़े रहिए। तो आपका बिजनेस जो है, सेम बिजनेस आपको एक मुंबई में आप बिजनेस कर रहे हैं, एक आप कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से कि भाई आपको बिजनेस मुंबई में करना है और कोलकाता में करना है, सेम बिजनेस करना है। लैंड आपको सबको पता है कि मुंबई में लैंड की जो दाम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डोंट गो ऑन द सिलेक्टिव पार्ट की एरिया वाइज, लेकिन प्रैक्टिकल होकर के अगर हम बोलेंगे तो मुंबई जो है यहाँ पे लैंड जो है वो महंगा होगा। ये हम सबको पता है कि किस तरीके से मुंबई में जो लैंड है उसका दाम ज्यादा होगा। लेबर भी आप देखेंगे, देखिए मुंबई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा है सर, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रख करके लेबर आपसे चार्ज ज्यादा करेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जब दोनों चीज आपको लैंड के लिए भी ज्यादा देना पड़ रहा है, चाहे आप रेंट लें चाहे आप ओनरशिप लें, आपको लेबर को भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो पैसों की नीड कहाँ ज्यादा हो गई? मुंबई में ही ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुंबई बीट कर रहा है। और फिर जब आप सर्विस देंगे, अब जब आपका सामान तैयार हो गया, तो मेरे को आप बताइए कि आप अपने प्रॉफिट के लिए वहां पे गए हैं, आप सोशल काम के लिए तो नहीं गए हैं। बिजनेस का मतलब ही आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तभी तो वो चलेगा, यानी कि आप सामान महंगा बेचेंगे। ऑटोमेटिकली सी हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेड अ गुड और सर्विस इन्फ्लेशनरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस, ये सारी बातें आप चाहेंगे तो आप बोलेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल है हमारा विजन आईएएस का, उसमें ये हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये सारी बातें तो हो गई कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। और एग्जांपल के साथ रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। आपकी कंपनी है, लेबर तुरंत बोले डिमांड करे कि भैया हमारी सैलरी जो है वो बढ़ा दो, आप सैलरी तो बढ़ा दोगे, लेकिन आप जो अल्टीमेटली सामान दे रहे हो वो सामान का दाम भी बढ़ा के लोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट डिराइव करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आज इजराइल में वॉर हो रहा है, ऑफिशियली भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। गल्फ कंट्रीज कल को भारत को तेल अगर महंगा दे, गल्फ कंट्रीज, क्योंकि देखिए हमास बेसिकली वो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कल को तेल अगर महंगा देते हैं इंडिया को, तो इंडिया कहीं ना कहीं ये कौन सा इन्फ्लेशन होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जो सिंसियरली अभी तक देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आई एम सेइंग यू कि बेझिझक होकर के बोलना है, क्योंकि यहाँ सीखने ही आए हैं। हम में से जिसको कुछ भी नहीं पता है, आई सेड यू कि यहाँ सीख करके जाएंगे, ये एक रिजोल्यूशन लीजिएगा। और अपने मतलब वीडियोस को स्किप बगैर किए बगैर भगाए आप नॉर्मल देखिएगा, नहीं समझ आएगा पीछे करके भी देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा तो रजत दुबे है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बारे में हम देखते हैं कि जब पैसों के हिसाब से, देखिए इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जब मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाए, सबके पास में मान लीजिए सरकार बोल दे कि भाई हम सबको 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, सबको 5-5 हजार दे रहे हैं, इररेस्पेक्टिव कि वो अंबानी हो, इररेस्पेक्टिव कि वो रिक्शा वाला हो, दोनों के काम को हम सम्मान कर रहे हैं। यहाँ काम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वेल्थ की बात कर रहे हैं।
अब अगर सबके पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और डिमांड अगर बढ़ेगा अननेसेसरी चीजों का भी डिमांड बढ़ेगा, यानी कि चेज ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गुड्स हो सकता था मार्केट में कि 100 ही हो, लेकिन अब उसके पीछे भागेंगे 200 लोग, तो ऑटोमेटिकली उस सामान का दाम बढ़ जाएगा सर। और वैसे भी आपको पता है कि भाई जिन चीजों को लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं उसकी डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है, फ्री की चीजों की तो वैल्यू वैसे भी नहीं होती है। मेरे को पता है आप लोग इस लेक्चर में भी शायद बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होंगे, जो रहेंगे इस फ्री के लेक्चर में भी वो बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेंट्रल बैंक्स। ये आरबीआई हमारे देश का आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से लाया गया। उनका काम क्या है, तो प्रिंट करना मोर मनी, और इससे इंटरेस्ट रेट्स को वो कम कर सकते हैं, जिससे कि वो लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसों को प्रिंट करेंगे, लोगों तक पैसा पहुंचे, इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे कि उधारी सस्ती हो, और उधारी सस्ती होगी तो लोग लोन लेंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये भी एक पॉइंट है कि भाई जैसे मान लो कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं ग्लोबल क्राइसिस आ गया, तो ये भी हमने आपको बताया कि इजराइल वाला पॉइंट से, खैर जो लोग अभी तक क्वेश्चन को सुने होंगे ध्यान से उनको आंसर मिल गया होगा। एनीवेज, तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। कोविड-19 वाला भी हमने देखा किस तरीके से शॉर्टेज आया है। ठीक है, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ये भी हमने देखा, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये कौन से कारण हैं। तो बेसिकली हमने वहां पे तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश देख लिया। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये सारे मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन सबका एक बास्केट होता है और इन सबको कवर करता है, इन सबको, दैट इज कॉल्ड एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन भी सबको कवर करता है एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल। आप इसको पढ़िएगा तो इसमें फूड और फ्यूल, बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। फूड वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि देखिए ज्यादातर एग्रीकल्चर आज भी डिपेंडेंट है मॉनसूनल रेनफॉल पे। अगर बारिश हो गई टाइम पे तब तो ठीक है, नहीं हुई तो भी तो एक समस्या है ना, और अगर बहुत ज्यादा हो गया तब भी एक समस्या है। तो इसलिए फूड जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल रेन, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ही है रेनफॉल पे। और जो फ्यूल है, फिर से हम आपको बताएं, भारत इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। उस इंपोर्ट लिस्ट में आप उठा के देखिएगा तो टॉप पे आता है क्रूड ऑयल, मतलब हम ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो कल को हमको क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों तक भी महंगा पहुंचेगा, लेकिन अगर वो सस्ता मिलेगा तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिले, हो सकता है कि लोगों को सस्ता मिले, क्योंकि आपको पता है सरकार को बहुत बड़ा चंक जो है टैक्सेशन सिस्टम का वो यहां से मिलता है। क्योंकि आपको पता है अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, ये जीएसटी के बाहर है, यानी कि इस पे सेंटर भी कमाई करता है, स्टेट भी कमाई करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या मेजर किया जाता है एक्सक्लूडिंग, ये आप पॉइंट खुद से पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं कि किस तरीके से रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन भी एक टर्म है, इकोनॉमिक सर्वे ने इसको लाया था कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो किस तरीके से वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख करके यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पेट्रोल डीजल वही सारी यहाँ पे बातें करी गई है। अच्छा, अब कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो उसके स्पीड के आधार पर है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग मतलब कछुए का चाल चलना, तो वही क्रीपिंग है जी। 3 से 4% अगर बेसिकली आप देखोगे इन्फ्लेशन है तो ये क्रीपिंग है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, वॉकिंग मतलब अब क्रीपिंग है तो थोड़ा तेज रहेगा, तो यानी कि 2 से 10%। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रीपिंग मतलब धीमा रहेगा, वॉकिंग मतलब थोड़ा सा तेज रहेगा, ये तक हेल्दी है इकोनॉमी के लिए। अब है रनिंग इन्फ्लेशन। अब भैया अभी तक तो हम, ये एस्पिरेंट की जर्नी है सर, ये एस्पिरेंट की जर्नी है। पहले हम कछुआ चाल चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर हम दौड़ने लग जाते हैं, और इसके बाद में फिर गैलपिंग, भाई रुकते नहीं है और रुकना नहीं है, फिर उसके बाद तो हमको घोड़े के चाल में होते चले जाना है। ठीक है, तो गैलपिंग इन्फ्लेशन। अब यहां सर बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान वाला हाल कर देगा सर, ये 20% से लेके 1000% तक। अर्जेंटीना का आप पूछिए इन्फ्लेशन किस तरीके से किसी नेशन को खत्म कर सकता है, सोचिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो आप सब आज इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये 4 आपको टर्म्स ध्यान रखना है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड गैलपिंग। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर तो मतलब आप छोड़ दीजिए, यहाँ आप देखिए वेनेजुएला 2010 में, जिम्बाब्वे 2000 में, जर्मनी 1920 में, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर जिन्होंने देश को लगभग तबाह कर दिए और से निकल पाना बहुत मुश्किल है। और जर्मनी आज आप देखेंगे तो 4th लार्जेस्ट है, लेकिन जर्मनी देखिए किस तरीके से स्लो डाउन अभी भी हो रहा है, और जर्मनी को भारत बहुत जल्द पीछे छोड़ देगा और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब हम आते हैं स्क्यूफ्लेशन पे, कुछ टर्म्स हैं, ये सवाल बन सकता है। स्क्यूफ्लेशन क्या है, अब एक ही देश है, ठीक है, एक ही देश है, उस देश के अंदर कुछ सामान जो है वो महंगा बिक रहा है, कुछ सामान जो है वो सस्ता बिक रहा है, ऐसा भी होता है, इसी को कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल दे देंगे व्हाट इज स्क्यूफ्लेशन, तो आपको ध्यान रखना है इट इज द स्क्यूड राइज इन द प्राइस ऑफ सम आइटम्स, जहां पे कुछ आइटम्स जो है वो दाम बढ़े हुए होंगे, किसी के दाम कम हुए होंगे। जैसे कई बार होता है ना जी कि आप सब्जी लेने गए और आपने देखा कि भाई टमाटर के दाम तो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, बाकी तो सब
ठीक है चंगा, लेकिन टमाटर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस केस में क्या है, यही तो स्क्यूफ्लेशन है कि मंडी में और सबका दाम बराबर है लेकिन टमाटर का दाम ज्यादा है, वो भाव थोड़ा ज्यादा खा रहा है। तो ये बात है। और नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है सर, इंडियन इकोनॉमी कोरोना के समय इसको फेस कर रही थी। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन के केस में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होगा। ये तीन ध्यान रखना है, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है स्टैगफ्लेशन। और इसी के साथ साथ में डिसइन्फ्लेशन, तो यहाँ रिडक्शन कर दिया जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का अगर इन्फ्लेशन लगातार गिरता रहे तो। ये कुछ टर्म्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर आप डिफ्लेशन हमने देख लिया, दाम कम होना। डिप्रेशन क्या है, तो सस्टेन तरीके से डाउन टर्न होना। और इन्फ्लेशनरी गैप जो है, किस तरीके से गैप दोनों में बन रहा है, तो ये एक्चुअल जीडीपी माइनस एंटीसिपेटेड जीडीपी। इसको हम जब जीडीपी कॉन्सेप्ट यानी कि नेशनल इनकम करेंगे तब आपको हम समझाएंगे, ठीक है। आप फिलहाल प्यार दीजिए इन लेक्चर्स को ताकि हम और ज्यादा इसको हम सपोर्ट आपका मिले तो हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आप देखेंगे तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी एक होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बॉटल नेक में क्या है ना सर कि डिमांड जो है वो स्टैग्नेंट रहेगा लेकिन सप्लाई जो है वो कम होगा। इसको आपको हम एक सिनारियो के साथ बताते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे आप देखिए ये रहा बॉटल, ठीक है। तो ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन में ये बॉटल का नेक है सर, बॉटल का नेक है। तो डिमांड, डी से ढक्कन, डी से डिमांड, तो ये स्टैग्नेंट है। ढक्कन तो ऐसे ही है सर, लेकिन पानी आप पी रहे हैं तो अभी देखिए पानी यहाँ कम हो गया है, और पिएंगे तो और कम हो जाएगा, यानी कि सप्लाई जो है वो गिरता रहेगा, डिमांड रिमेन्स द सेम। बस आप भूलेंगे ही नहीं, अब बॉटल नेक इन्फ्लेशन आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब भूल जाएंगे तो उसके बाद भी बताइएगा कि ये बॉटल नेक है, आपने नेक इसको ध्यान से देखा, आपने देखा कि इसका नेक है यानी कि ये डिमांड, ढक्कन पकड़ लीजिए, डिमांड रिमेन्स द सेम, और जबकि सप्लाई गिरता रहेगा। पानी जो है वो सप्लाई, बॉटल वैसे भी सर एस के आकार में नीचे आ रही है तो सप्लाई नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन आपके तरफ आप देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन टैक्स जहाँ पे लगाया गया है कि किस तरीके से वेजेस अगर बढ़ते हैं तो वो, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, बॉटल नेक काफी इंपॉर्टेंट था। और बाकी यहाँ पे कॉब-वेब फिनोमिनन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम मिस नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि किस तरीके से फ्लक्चुएशंस जो है वो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाते हैं। जैसे जब मान लो कि दाल, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि जब दालों के दाम बढ़ जाते हैं, कॉब-वेब फिनोमिनन, वो स्क्यूफ्लेशन से ही रिलेट करिए कॉब-वेब फिनोमिनन को, ठीक है। कि कुछ सेक्टर का दाम जो है जो बहुत मतलब नेसेसिटी है, जब उसका दाम बढ़ जाता है तो सबके ऊपर इंपैक्ट होता है। और यहाँ पे दिया गया है प्राइसेस वर हायर इन द प्रीवियस ईयर, मोर फार्मर्स वुड शो पल्सेस इन द करंट ईयर लीडिंग टू द ओवर प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन इन द प्राइसेस। इसका मतलब क्या है सर कॉब-वेब फिनोमिनन का, कि भाई इस साल हम अज्यूम किए कि पिछले साल ना दालों का दाम बड़ा बढ़ा था, तो जिसके पास दाल जिस फार्मर ने लगाया था उसको प्रॉफिट हुआ है। हम इस साल पहले ही प्री कंसीव्ड नोशन ले लिए, दिमाग में बिठा लिए कि भाई हमको भी दाल की खेती करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना वो बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि दाल का दाम बहुत बढ़ गया था। एट दी एंड तो किसानों को देखिए सर, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनको भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, इतना परिश्रम वो करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उस बारे में सोचेंगे। तो वो भी वही सोचेंगे कि चलो इस साल भी दाल हम उगाते हैं क्योंकि लास्ट ईयर फायदा हुआ था। अब यही हर कोई सोच रहा है, यही हर कोई सोच रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस केस में इन्फ्लेशन तो कम हो गया ना सर, इन्फ्लेशन तो कम हो गया। और लोअर प्राइसेस की वजह से आप देखेंगे फार्मर्स जो हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में जो है वो नहीं मतलब उगाएंगे, जिसकी वजह से फिर से अंडर प्रोडक्शन और सब्सिक्वेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चलता रहता है। एक साल सोचेंगे कि दाम बढ़ा था तो हमने उगा दिया, तो बढ़ा था दाम यहाँ पे, लेकिन जब उगा दिए तो दाम कम हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि दाम जो है वो सोचे कि अब नहीं मिला था, तो फिर यहाँ पे दाम क्योंकि इन्होंने सोचा था कि नहीं मिला है तो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, फिर से दाम बढ़ जाएगा। यही कॉब-वेब फिनोमिना है, कॉब-वेब फिनोमिना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइएगा। और इसके अलावा अब हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे किस तरीके से है इन्फ्लेशन से और ज्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है लेक्चर, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम मतलब क्वालिटी खराब करें, ठीक है। आई होप आप लोग समझेंगे। हम चाहते हैं तो इस लेक्चर को हम खत्म कर सकते थे आधे घंटे में, लेकिन आई सेड कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉर्मल भी मतलब भारतीय हैं और सिर्फ ज्ञान के मकसद से आप वीडियोस को देखना चाहते हैं, आपको हम ये चीज क्लियर करके जा रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन आप एकदम मतलब कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए, वीडियो
वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस टाइप के वीडियोस अगर और ज्यादा चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किस टॉपिक को लेकर के चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और बिकॉज आप ही हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए गाइडेंस आप ही हैं, आप जो बताएंगे वही हम लाएंगे। यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, डिमांड करिएगा तब तो सप्लाई होगा, तो डिमांड करना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा है और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा यार, एफर्ट लगता है, और कहीं ना कहीं बाकी लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि ये जो हम इनिशिएटिव लाए हैं इसको हम और ज्यादा लेकर के चल सके और साथ ही साथ में हम इस देश में ज्ञान को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। और इसी के साथ साथ में प्लीज वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको, देखिए एक वीडियो आप पूरा देखिए, अब आपको अगर नहीं पसंद आता है तो आप बेशक सर अगला वीडियो मत देखिएगा, ये आपको हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।